व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। देश विदेश की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं आज की कुछ मुख्य सुर्खियों पर नजर। स्वदेशी जागरण मंच करेगा स्वदेशी मुहिम की शुरुआत, जाने क्या बोले इसके पदाधिकारी। भोपाल में पीएम मोदी की यात्रा को लेकर हाई अलर्ट, महिलाएं संभालेगी सुरक्षा कमान, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध। दिल्ली में बेटे के दोस्त ने घर में घुसकर मारी गोली, पति की मौत, पत्नी बुरी तरह घायल। और अब खबरें विस्तार के साथ। स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी करेगा मुहिम की शुरुआत, जाने क्या बोले इसके पदाधिकारी। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा विदेशी सामानों पर आत्मनिर्भरता कम करने की बात कही गई थी। इस पर अब आरएसएस के सहयोगी संगठन स्वदेशी जागरण मंच का बयान आया है। प्रधानमंत्री द्वारा विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता पर जोर देने की बात कहने पर आरएसएस के सहयोगी संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने कहा, 9 करोड़ व्यापारियों को साथ में लेकर स्वदेशी जन जागरण मंच लोगों को जन जागृत करेगा। स्वदेशी मंच ने कहा कि विदेशी ई प्लेटफॉर्म मार्केटिंग कंपनियों से खरीदारी न करें, स्वदेशी प्लेटफॉर्म मार्केटिंग कंपनियों का इस्तेमाल किया जाए, इसका प्रचार प्रसार करेंगे। इस मुहिम में आरएसएस के सहयोगी संगठन स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, लघु उद्योग भारती, ग्राहक पंचायत, सहकार भारती सभी स्वदेशी जागरण मंच के संकल्प को आगे लेकर चल रहे हैं। आरएसएस के सहयोगी संगठन स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि प्रधानमंत्री ने 2 दिन पूर्व जिस तरीके से विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता पर जोर देने की बात कही, तो ऐसा लग रहा था कि स्वदेशी जागरण मंच का कोई कार्यकर्ता लोगों को उद्घोन कर रहा है। ये बात स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य धनंजय भिड़े ने कही। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों में से ये पहले प्रधानमंत्री है जो इतनी स्पष्ट तौर पर स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। तमाम मुख्यमंत्रियों को भी इस तरीके का आदेश देना चाहिए कि सभी अपने राज्यों में स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल की बात करें। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कम करने की नसीहत दी, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने की बात की, इस वक्त हम आरएसएस के सहयोगी संगठन स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के साथ है। सर ये बताएं, प्रधानमंत्री का भाषण आपने भी सुना, उन्होंने पूरा जोर दिया स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने की बात कही। उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना हमारे दुश्मन कंट्री के साथ खड़ा था, तो गणेश जी की मूर्तियों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। स्वदेशी जागरण मंच किस तरीके से एक्टिव हो गया है त्योहारों को देखते हुए? ऐसा है, प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हुआ वो किसी स्वदेशी कार्यकर्ता का ही भाषण था। मतलब ऐसा समझिए कि प्रथम बार देश के प्रधानमंत्री जी ने इतनी स्पष्ट स्वदेशी भूमिका ली है। ये हम 1992 से जो काम कर रहे हैं उसका एक चित्र अपने सामने प्रस्तुत हुआ है। हम तो चाहते हैं कि ये हर प्रांत के मुख्यमंत्री तक पहुँचे, वे भी ऐसी भूमिका लेना चाहिए। इस संदर्भ में हम जो शुरू से करते आए हैं उसी को और ज़ोर से करेंगे। एक तो सब लोगों तक पहुंचकर ये सिंदूर के पार्श्वभूमि में हम ये कोशिश करेंगे कि भाई लोगों की देश भावना, देशभक्ति की भावना और प्रकट हो और वे अपने मन से, धन से, तन से स्वदेशी की ओर आकृष्ट हो। जैसा समझिए कि जैसे गणेश जी के बारे में कहा, भाई गणेश जी तो हमारा खुद का एक आराध्य है, महाराष्ट्र में जिसका ज़्यादातर प्रचलन है। हम इसमें विभिन्न वर्कशॉप लेकर लोगों तक पहुंचकर और गणेश जी की मूर्ति स्वयं बनाएं। गणेश जी को बुद्धि की देवता कहा जाता है, तो अपनी बुद्धि जागृत करें और हम अपने देश का सोचें। बाकी देश के तरफ उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप में एक बड़ा बाज़ार है, तो हम अपने बाज़ार में ये हम देखें कि स्वदेशी का ही सब ठीक हो। अब जैसे ये जो है अपना मार्केटिंग जो होता है विदेशी फंडिंग से होता है, विभिन्न कंपनियां हैं, ई प्लेटफॉर्म्स है, वे
मनी बर्निंग के इस पर चलती हैं और हमारे यहाँ के खुदरा व्यापारियों का उसमें तो पूरा भट्टा बैठना है। तो हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई भारत का स्वयं का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, ई प्लेटफॉर्म, और जिसमें भारत के व्यापारियों को एक नव संजीवनी मिले और वे स्वयं अपने दुकान से भी माल ग्राहकों तक पहुंचा सकें। इसमें से करीब 9 करोड़ लघु व्यापारी जो है, जिसे हम खुदरा व्यापारी कहते हैं, उनका भला इसी से हो सकता है। अब उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम चाइना का माल बेचें या ना बेचें, तो हम 100% सब तक पहुंच रहे हैं। इसमें कैट ने बहुत बड़ा एक प्रभावशाली कदम उठाया है। पूरे भारत के 125 प्रमुख व्यापारियों की बैठक लेके, और उन्होंने दिल्ली में 16 तारीख को ये ऐलान किया है कि भाई हम स्वदेशी का ही स्वीकार करेंगे, नया एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा हो इसकी कोशिश करेंगे, और स्वदेशी जागरण मंच कैट को इसमें 100% सहयोग करेगा। तो कैट के माध्यम से स्वदेशी जागरण मंच लोगों को अवगत कराएगा 9 करोड़ व्यापारियों के से मिलके। जी जी, और इससे कैसा है, वो व्यापारी तो बचेंगे ही, परंतु देखिए एक दुकान जब चलती है तो उसके ऊपर में 8-10 लोगों का पेट पलता है। एक मॉल आता है तो क्या उसमें 300-400 लोगों का कुछ नौकरी वाला होगा किस्सा, परंतु 9 करोड़ व्यापारी, इसका मतलब सीधे सीधे 18 करोड़ लोगों का व्यवसाय है। जब भारत में रोजगार बचेगा तभी भारत की उन्नति होगी। हर कोई तो नौकरी नहीं पा सकता ना, तो इसलिए स्वयं रोजगार को आगे बढ़ाते हुए और भारत में स्वावलंबी भारत अभियान ये यशस्वी बने, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गणेश जी के साथ होली का जिक्र किया। अभी सबसे पहला त्यौहार राखी आ रही है, हमने देखा है कि बाजारों में चाइनीज राखियां भी बहुत आती है, तो उसके लिए स्वदेशी जागरण मंच कैट के साथ मिलकर किस तरीके की योजना बना रहा है? ऐसा है, संपूर्ण बांबू केंद्र मेलघाट का तो मैं 15 वर्ष से ज़्यादा तक अध्यक्ष था, और उसमें हमने बांबू की, बांस की राखियाँ बनाई हुई है। स्वयं प्रधानमंत्री जी को मेलघाट की महिलाओं ने जाके राखी बांधी है। तो हमारा स्वदेशी जागरण मंच करके यही प्रयास है कि भाई स्वदेशी राखी का उपयोग हो, और ये इससे क्या होगा कि भाई वो भावना जागृत होगी कि भाई देश मेरा है, देश के संसाधन मेरे हैं, मेरा पैसा बाहर देश के उन्नति के लिए क्यों जाए, है ना। मतलब यहाँ पर हम राखी खरीदेंगे तो वो स्वदेशी राखी ही खरीदी जाए, और व्यापारियों ने भी ये देखना है कि भाई हम चाइना ही क्या, बाकी किसी भी देश से जितना कम से कम आयात हो, जो आवश्यक है वो करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो यहाँ बन सकता है, अब गणेश जी की मूर्ति यहाँ बन सकती है, हमारे लोगों को रोजगार उसमें से मिलता है, तो हमारे लोगों के पेट पर हमने ही पैर मारना और चीन की आर्थिक उन्नति करना, ये कोई सयानापन है नहीं। तो इसलिए हम सभी से आह्वान करते हैं, हम विभिन्न स्कूलों में जाके और उन बच्चों को भी ये बताते हैं, वर्कशॉप लेते हैं कि स्वदेशी क्या है, स्वदेशी के पीछे क्यों जाना चाहिए। और ये हम आज से नहीं कह रहे हैं, महात्मा गांधी जी ने, सावरकर जी ने, सबने शुरू से ये कहा है। इसी के लिए अपने महान शहीद जो थे उनका बलिदान हुआ है ना। तो ये ध्यान में रखते हुए बच्चों में बचपन से स्वदेशी की भावना जागरूक हो, इसके तरफ स्वदेशी जागरण मंच का काम है। प्रधानमंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ये मुझे बताएं स्वदेशी के साथ क्या कैट और उसके 9 करोड़ व्यापारी साथ में आए हैं? 100% आए हैं। मतलब कैट और स्वदेशी जागरण मंच में भिन्नता करने की आवश्यकता नहीं, इतने हम एक रस और एक जिन्स है ना। तो और केवल कैट ऐसा नहीं, परंतु जो स्वदेशी जागरण मंच करके हम एक मंच होने के कारण भारतीय मजदूर संघ के साथ के मजदूर, लघु उद्योग भारती के साथ सभी लघु उद्योजक, ग्राहक पंचायत से ग्राहक, सहकार भारती से पूरा सहकार क्षेत्र, ऐसे सभी लोग ये स्वदेशी जागरण मंच के साथ मिलकर ये शिवधनुष्य को उठा रहे हैं। और हमें तो पूरा विश्वास है कि आने वाले 2047 तक भारत ये जरूर विश्वगुरु बनेगा, उसमें पूरे भारत के सभी लोग सहकार्य करेंगे। एक प्रश्न ये उठता है कि 9 करोड़ आपको कार्यकर्ता एक साथ आप स्वदेशी को मिल गए, ये माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल, वो आज मिले ऐसी बात नहीं है, वे स्वदेशी के है ही। सही माने में कहे तो भारत का हर व्यक्ति, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का हो, वो स्वदेशी का है। मैं आपको मुरासोली मारन जी का एक उदाहरण बताता हूं कि वे भले ही कांग्रेस के थे, पर देश के बाहर जाने के बाद में जब वो WTO में अपना विषय रखना था तो उन्होंने स्वदेशी का ही विषय रखा। उन्होंने इतनी अच्छी अपनी पैरवी की, मैं तो समझता हूं कि उनके कुछ जगहों पर स्टैच्यूज बनने चाहिए। पार्टी का विषय नहीं है, ये देश का विषय है।
तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो अपना सामने किया हुआ है स्वदेशी का, उसका हम पूर्ण हृदय से स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति इससे देशभक्ति की भावना से सराबोर हो और स्वदेशी का विषय हर बच्चे तक, हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचे। स्वदेशी जागरण मंच का ऐसा कहना है कि प्रधानमंत्री का उद्बोधन ऐसा लग रहा था कि स्वदेशी जागरण मंच का ही कोई प्रतिनिधि लोगों को संबोधन कर रहा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री के उद्बोधन और ऑपरेशन सिंदूर के बाद व्यापार स्वदेशी जागरण मंच ने कैड के सभी सदस्यों से संपर्क किया। लगभग कैड के 8 से 9 करोड़ सदस्य, उनके सहयोग से स्वदेशी जागरण मंच की बिगुल पूरे भारतवर्ष में बजाया जाएगा। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर। और अभी आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। भोपाल में पीएम मोदी की यात्रा को लेकर हाई अलर्ट, महिलाएं संभालेंगी सुरक्षा कमान। इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीएम मोदी की यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर है। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम की कमान महिला अधिकारी संभालने जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 31 मई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का दौरा करने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे को देखते हुए भोपाल हाई अलर्ट पर है। पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था की कमान एसपीजी के हाथ में होगी। पीएम के कार्यक्रम में भोपाल में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। पीएम मोदी की यात्रा को देखते हुए भोपाल की सूचना एवं सुरक्षा नगरीय पुलिस आयुक्त की ओर से कई अहम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। पुलिस ने सुरक्षा को लेकर प्लान ए और प्लान बी बनाया है। जम्बूरी मैदान पर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। पीएम मोदी स्टेट हैंगर से हेलीकॉप्टर से जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे। बारिश या मौसम खराब होने पर पीएम का काफिला बाय रोड लाया जाएगा। पहली बार पीएम कार्यक्रम में 50% से ज्यादा महिला अधिकारी तैनात रहेगी। कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, कारगेट से लेकर हर सेक्शन की कमान महिला अधिकारियों के पास रहेगी। पीएम के कार्यक्रम में महिला आईपीएस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी। 6 से ज्यादा महिला आईपीएस अधिकारियों के पास कार्यक्रम की जिम्मेदारी रहेगी। सुरक्षा की कमान स्पेशल डीजी सोनाली मिश्रा के पास रहेगी। करीब 3 दर्जन एएसपी, डीएसपी स्तर की अधिकारी मौजूद रहेगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए दूसरे शहर के आने वाले भोपाल के ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। दूसरे शहर से आने वाले गाड़ियों को बाईपास से दूसरे रूट से डाइवर्ट किया जाएगा। जम्बूरी मैदान आने वाली गाड़ियां शहर में नहीं आने दी जाएगी। जम्बूरी मैदान में आने वाली गाड़ियों को लेकर रूट बनाया गया है। और अब अगली खबर। दिल्ली में बेटे के दोस्त ने घर में घुसकर मारी गोली, पति की मौत, पत्नी बुरी तरह घायल। दिल्ली के कादी विहार में बेटे के दोस्त ने पैसे के विवाद में दंपति पर गोली चला दी। पति की मौत हो गई है और पत्नी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी फरार है। दिल्ली के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के कादी विहार में बुधवार शाम एक सनसनीखेज गोलीकांड ने इलाके में दहशत फैला दी। यहाँ कथित तौर पर एक दंपति के घर में घुसकर उनके बेटे के दोस्त ने ही ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस घटना में पति के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश में कई टीमें गठित की गई है। पुलिस को शाम करीब 7 बजे कादी विहार में फायरिंग की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची स्वरूप नगर थाना पुलिस ने पाई कि 42 वर्षीय अशोक और उनकी 40 वर्षीय पत्नी रचना पर हमलावरों ने कई राउंड गोलियां चलाई। अशोक, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रचना को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए, जिसमें खाली कारतूस और अन्य सबूत शामिल है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस वारदात का मुख्य आरोपी गोलू है, जो मृतक अशोक के बेटे संदीप का दोस्त है। संदीप और गोलू पहले अक्सर साथ समय बिताते थे, लेकिन हाल के दिनों में दोनों के बीच दूरी आ गई थी। जांच में सामने आया है कि संदीप और गोलू के बीच पैसे के
के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस का मानना है कि इस रंजिश के चलते गोलू ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय संदीप घर पर मौजूद नहीं था। स्वरूपनगर थाना पुलिस ने इस हमले में हत्या और हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। डीसीपी ने बताया कि पुलिस टीमें गोलू और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। ये घटना दिल्ली में बढ़ती आपराधिक वारदातों पर सवाल उठाती है। और अब अगली खबर। गुजरात में 8,326 ग्राम पंचायतों के लिए 22 जून को वोटिंग होने वाली है। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। वर्ष 2023 में जावेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की गुजरात सरकार द्वारा घोषणा किए जाने के बाद राज्य में इतने बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायत चुनाव पहली बार हो रही है। गुजरात में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। सरपंचों के साथ साथ पंचायत सदस्य चुनने के लिए 8,326 ग्राम पंचायतों में 22 जून को वोटिंग होगी। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू होगा। ये घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को की। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के चुनाव आमतौर पर गैर दलीय आधार पर लड़े जाते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव लगभग 2 वर्षों की देरी के बाद हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मुद्दा है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही गुजरात में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसमें मतगणना की तिथि 25 जून तय की गई। वर्ष 2023 में जावेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की गुजरात सरकार द्वारा घोषणा किए जाने के बाद राज्य में इतने बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायत चुनाव पहली बार हो रहे हैं। एसईसी ने गांधीनगर में एक विज्ञप्ति में कहा कि इन 8,326 ग्राम पंचायतों में से 4,688 में आम या मध्यावधि चुनाव होंगे, जबकि 3,638 ग्राम परिषदों में उपचुनाव होंगे। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। वर्ष 2023 में जावेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की गुजरात सरकार द्वारा घोषणा किए जाने के बाद राज्य में इतने बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायत चुनाव पहली बार हो रही है। गुजरात में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। सरपंचों के साथ साथ पंचायत सदस्य चुनने के लिए 8,326 ग्राम पंचायतों में 22 जून को वोटिंग होगी। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू होगा। ये घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को की। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के चुनाव आमतौर पर गैर दलीय आधार पर लड़े जाते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव लगभग 2 वर्षों की देरी के बाद हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मुद्दा है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही गुजरात में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसमें मतगणना की तिथि 25 जून तय की गई। वर्ष 2023 में जावेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की गुजरात सरकार द्वारा घोषणा किए जाने के बाद राज्य में इतने बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायत चुनाव पहली बार हो रहे हैं। एसईसी ने गांधीनगर में एक विज्ञप्ति में कहा कि इन 8,326 ग्राम पंचायतों में से 4,688 में आम या मध्यावधि चुनाव होंगे, जबकि 3,638 ग्राम परिषदों में उपचुनाव होंगे। और अब अगली खबर। तेजस्वी यादव के साथ तालमेल संभव नहीं, चिराग पासवान ने बताया साथ न आने का कारण। बिहार चुनाव के मद्देनजर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। चिराग ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव के साथ उनके पारिवारिक संबंध है, लेकिन उनसे तालमेल बनाना संभव नहीं।
बिहार में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तैयारियां तेज हो चुकी है। राजनीतिक गठजोड़ से लेकर पुराने साथी और विरोधियों तक को साथ लाने की कोशिशों की जा रही है। इस बीच में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान जारी किया। चिराग ने साफ कर दिया कि वो किसी भी हालत में राजद के साथ नहीं जाएंगे। दरअसल लोजपा में के प्रमुख चिराग पासवान ने बुधवार को कहा था कि राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ उनका तालमेल संभव नहीं। दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच बिहार के नवादा जिले में मुलाकात हुई है। इसके बाद राजनीतिक अटकलों का दौर शुरू हो गया था। हालांकि इस पर चिराग ने कहा, मेरे और तेजस्वी के बीच हमारे पिताओं के समय से पारिवारिक संबंध है, हम सामाजिक रूप से बातचीत कर सकते हैं। हालांकि हमारे बीच वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा है, इसलिए ये तालमेल को असंभव बनाते हैं। अगर ऐसा संभव होता तो हम 2020 के विधानसभा चुनाव में ही साथ आ जाते। मैंने तब बिना किसी गठबंधन का हिस्सा बने चुनाव लड़ने का फैसला किया था। चिराग पासवान ने इस दौरान तेजस्वी यादव को बेटा होने पर खुशी भी जताई। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे भतीजे का जन्म हुआ है। अगर ये एक मुलाकात का मौका है तो इस पर ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। और पिछली बार जब हम एक दूसरे से मिले थे तो उसे एक ठीक ठाक बैठक भी नहीं कहा जा सकता था। और अब अगली खबर। आज फिर आमने सामने विराट और श्रेयस हो गए। बेंगलुरु पंजाब के पिछले मैच में दोनों के बीच बहस छिड़ गई थी। आईपीएल 2025 का लीग दौर समाप्त हो चुका है और अब बारी प्लेऑफ के क्वालिफायर 1 की है। ये वो मुकाबला है जिसमें जीतने वाली टीम को फाइनल में प्रवेश मिलेगा। गुरुवार को खेला जाने वाला क्वालिफायर 1 उन दो टीमों पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा, जिन्हें अब तक आईपीएल का खिताब नसीब नहीं हुआ है। दोनों टीमें आईपीएल के फाइनल में जरूर पहुंची है, लेकिन विजेता कभी भी नहीं बन पाई। इसके साथ ही इस मैच में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच भी टक्कर देखने को मिलेगी। पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई थी तो विराट के सेलिब्रेशन को लेकर श्रेयस उनसे भिड़ गए थे। अब आज के मैच में भी यही टक्कर देखने को मिल सकती है। इस सीजन दोनों टीमें 2 बार आमने सामने आई है। एक मैच पंजाब ने तो एक मैच बेंगलुरु ने जीता है। गुरुवार को खेला जाने वाला क्वालिफायर 1 उन दो टीमें पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा, जिन्हें अब तक आईपीएल का खिताब नसीब नहीं हुआ। दोनों टीमें आईपीएल के फाइनल में जरूर पहुंची है, लेकिन अब तक विजेता घोषित नहीं की गई। अब आज के मैच में भी यही टक्कर देखने को मिल सकती है। इस सीजन दोनों टीमें 2 बार आमने सामने आई है। एक मैच पंजाब ने तो एक मैच बेंगलुरु ने जीता। आईपीएल 2025 का लीग दौर समाप्त हो चुका है और अब बारी प्लेऑफ के क्वालिफायर 1 की है। ये वो मुकाबला है जिसमें जीतने वाली टीम को फाइनल में प्रवेश मिलेगा। गुरुवार को खेला जाने वाला क्वालिफायर 1 उन दो टीमों पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा, जिन्हें अब तक आईपीएल का खिताब नसीब नहीं हुआ है। दोनों टीमें आईपीएल के फाइनल में जरूर पहुंची है, लेकिन विजेता कभी भी नहीं बन पाई। इसके साथ ही इस मैच में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच भी टक्कर देखने को मिलेगी। पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई थी तो विराट के सेलिब्रेशन को लेकर श्रेयस उनसे भिड़ गए थे। अब आज के मैच में भी यही टक्कर देखने को मिल सकती है। इस सीजन दोनों टीमें 2 बार आमने सामने आई है। एक मैच पंजाब ने तो एक मैच बेंगलुरु ने जीता है। गुरुवार को खेला जाने वाला क्वालिफायर 1 उन दो टीमें पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा, जिन्हें अब तक आईपीएल का खिताब नसीब नहीं हुआ। दोनों टीमें आईपीएल के फाइनल में जरूर पहुंची है, लेकिन अब तक विजेता घोषित नहीं की गई। अब आज के मैच में भी यही टक्कर देखने को मिल सकती है। इस सीजन दोनों टीमें 2 बार आमने सामने आई है। एक मैच पंजाब ने तो एक मैच बेंगलुरु ने जीता है। और अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर पर एक नजर डालते हैं। यूपी में चांदी व्यवसायी की कार से बरामद हुई है बहुत रकम। गिनते गिनते थक गए हैं आयकर विभाग के अधिकारी। मंगानी पड़ी नोट गिनने की मशीन। मथुरा के मांट में यमुना एक्सप्रेसवे के जावरा टोल प्लाजा से मांट पुलिस और आयकर विभाग की टीम ने एक कार से 1.5 करोड़ रुपए एवं 450 ग्राम सोने की बिस्कुट बरामद की है। आयकर विभाग की टीम को रुपए गिनने में 2 घंटे लग गए। व्यवसायी दिल्ली से चांदी लाकर आगरा में बेचने के बाद रुपए लेकर वापस जा रहा था। बुधवार को आयकर विभाग एवं मांट पुलिस ने स्विफ्ट
कार से 1,19,80,000 रुपए बरामद किए। इतना ही नहीं, कार में सोने के बिस्कुट भी मिले, जिनका वजन करीब आधा किलो निकला। उप निदेशक आयकर अन्वेषण आगरा हार्दिक अग्रवाल ने बताया कि मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र के माधव कुंज निवासी दीपक खंडेलवाल दिल्ली से चांदी लाकर आगरा में बेचते हैं। वो चांदी बिक्री के रुपए लेकर दिल्ली जा रहे थे। सूचना पर मांट थाना प्रभारी निरीक्षक जसबीर सिंह ने टोल प्लाजा पर नाकाबंदी कराई। मथुरा की तरफ से आ रही स्विफ्ट कार को रोक कर तलाशी ली गई। उसमें रुपए मिलने की सूचना पर आगरा से आयकर विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। चांदी व्यवसायी दीपक खंडेलवाल के साथ पूछताछ की जा रही है। नोटिस देकर आगे की कार्रवाई की जाएगी और टीम में आयकर अधिकारी लोकेश उत्प्रेती, आयकर निरीक्षक रंजन सैनी, घनश्याम राठौड़, संदीप गुप्ता, शिवम श्रीवास्तव शामिल रहे। कार से बरामद की गई रकम को गिनने के लिए आयकर विभाग ने मशीन लगाई और करीब 2 घंटे में रुपए गिने जा सके। वही व्यवसायी दीपक खंडेलवाल ने बताया कि वो दिल्ली के चांदनी चौक से सोना और चांदी लाकर आगरा में बेचने का कार्य करता है। जो टैक्स बचता है वही उसका मुनाफा होता है। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी मयूरी के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।